हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? होपफुली ऑल आर डूइंग गुड। यस। समझ में सभी चीजें आ रही हैं सभी को? होपफुली। तो सर आज क्या पढ़ने वाले हैं हम नया? क्या पढ़ा रहे हो आज? आज हमने लास्ट क्लास में क्या बात करी थी बच्चों आपसे कि आज जो है हम पढ़ने वाले हैं मटेरियल की कॉस्ट पर कंट्रोल के। कॉस्ट को कंप्यूट करना बेटा हमने सीख लिया, हमें पता चल गया कि मटेरियल की कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है। हमने ये भी सीख लिया कि मटेरियल की कॉस्ट को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होती हैं, और इन्वेंट्री की वैल्यूएशन और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की कैलकुलेशन कैसे होती है, ये भी हमने सीख लिया। अभी इतना काफी नहीं है क्योंकि एक्चुअली में हमें कॉस्ट को कंप्यूट करने के साथ साथ बच्चे कंट्रोल भी हमेशा करते रहना होता है कॉस्ट के ऊपर। कंट्रोल इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो कंट्रोल में मैनेजमेंट कंट्रोल कैसे करती है, कंट्रोल क्या होता है, इन सब बातों के बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे। राइट। और वीडियो शुरू करने से पहले फिर से एक बार ही बोल दूं, अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो क्या करना है, लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है ताकि उनका भी भला हो जाए, और सब्सक्राइब कर दो ताकि जब जब भी मैं नए वीडियोस डाल दूँ आपके पास नोटिफाई हो जाए कि सर ने नई चीज डाल दी है, क्योंकि इस सीरीज के बाद फिर मैं और भी सब्जेक्ट्स के वीडियोस बना के डालूंगी। करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं मटीरियल्स कंट्रोल। पहले अपनी स्लाइड शेयर कर दो और फिर हम फॉर्मूले से start। तो उम्मीद है सभी को यहाँ दिख रहा है, स्लाइड शेयर हो गई है मेरी ना। कंट्रोल ओवर मटेरियल्स कॉस्ट। क्या है ये कंट्रोल? तो पहले इसका एक छोटा सा थोड़ा सा मीनिंग जान लेते हैं कि कंट्रोल मटेरियल कंट्रोल होता क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसको कैसे कंट्रोल करते हैं। राइट। तो देखो, मटेरियल कंट्रोल रेफर्स टू अ मैनेजमेंट फंक्शन। कहता है भाई क्या है ये? कहता है सबसे पहली बात तो ये एक मैनेजमेंट फंक्शन है। मटेरियल कंट्रोल क्या है? इट रेफर्स टू अ मैनेजमेंट फंक्शन। मैनेजमेंट का एक काम है management function concerned with purchase, storage, handling and use of material. Right. बट मैनेजमेंट इसमें क्या करती है, फंक्शन में क्या करती है? इट इज कंसर्न अबाउट द परचेजेस, कि किस तरीके से परचेज करना है सामान को। राइट। क्या सही रेट रहेगा, कौन सा सही सप्लायर होगा, कब मंगाना चाहिए, कब नहीं मंगाना चाहिए, किस तरीके से इसे स्टोरेज करना है ताकि स्टोरेज की कॉस्ट बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, स्टोरेज में बहुत ज्यादा चीजें खराब ना हो जाए, अननेसेसरली बहुत ज्यादा पैसा ना ब्लॉक हो जाए इन्वेंट्री के अंदर। तो ये सारी चीजें सोचनी है। हैंडलिंग, उसको आगे स्टोर में हैंडल कैसे करना है, एंड यूज ऑफ मटेरियल्स, और आगे जब यूज कर रहे हैं यानी कि इशू कर रहे हैं मटेरियल को प्रोडक्शन के लिए, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है उस फ्लो को, ताकि क्या होता रहे, सो एज टू इंश्योर टाइमली सप्लाई, ताकि मटेरियल टाइमली ऑर्गेनाइजेशन में आता रहे, ऑर्गेनाइजेशन को मिलता रहे। अवॉइड ओवर स्टॉकिंग, ओवर स्टॉकिंग अवॉइड की जा सके यानी कि फालतू मटेरियल स्टोर ना हो। डेराइव मैक्सिमम इकोनॉमी, सो दैट, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? क्वालिटी को मेंटेन करते हुए कॉस्ट को कम से कम लाना, है ना। हमारा कॉस्ट को कम करना ऑब्जेक्टिव है जरूर, कॉस्ट को कंट्रोल करना ऑब्जेक्टिव जरूर है, बट आप हमेशा ये याद रखेंगे कि इट इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी की कॉस्ट पर तो बेटा बिल्कुल भी नहीं, हम कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं बट क्वालिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग। राइट। तो इसलिए क्वालिटी की कॉस्ट पर बिल्कुल नहीं, इकोनॉमी को मेंटेन करते हुए यानी कि इकोनॉमिकल फंक्शन हमें करना है, क्वालिटी को मेंटेन करते हुए इकोनॉमिकली चीजों को प्रोड्यूस करना है। और क्वालिटी को मेंटेन करते हुए हमें क्या करना है, कोशिश करना है कि वेस्टेज और लॉसेस को कम से कम किया जा सके, एंड एस्टेब्लिश रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेरियस ऑपरेशन थ्रू फिजिकल चेक्स, records keeping, accounting or any other measure. That means establishing responsibility का मतलब क्या है
कि लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना, कि भाई कंट्रोल कर रहे हैं तो हम किसी ना किसी के हाथ में भी क्या डालेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि भाई आपके पास इस मटेरियल को स्टोर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप स्टोर कीपर हो, और अगर आपके पास से कोई भी मटेरियल लॉस्ट हुआ, कोई भी मटेरियल जो है स्टोरेज में खराब हुआ या अननेसेसरली पाइल अप हुआ, तो दिस वुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम फंक्शन को इकोनॉमिकली भी करना चाहते हैं, फंक्शन की कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया जाएगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कैसे किया जा सकता है, रेगुलर चेक्स, फिजिकल चेक्स, जाकर के देख लो गोदाम गोडाउन में सामान कितना पड़ा है, ओवर स्टॉक तो नहीं है, कहीं बहुत ज्यादा चीजें खराब तो नहीं हो रही है, उनके प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखो ताकि हमें पता हो कि सामान कहाँ कहाँ कितना कितना है और मंगाने की जरूरत भी है या नहीं है। अकाउंटिंग मेंटेन करके रखो, या कोई भी और अदर मेजर आपको जो भी लगे कि आपके मटेरियल के परचेज, स्टोर हैंडलिंग या फिर मटेरियल के यूसेज को कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली करवाएगा, आप ऐसे काम को, किसी भी तरह के कंट्रोल मेजर को अडॉप्ट कर सकते हो, सो दैट आपकी वो क्वालिटी के साथ साथ और सारी चीजें भी इंश्योर, राइट। so this is what we can say about के मटेरियल कंट्रोल ये होता है। मटेरियल की कॉस्ट को, मटेरियल के ऊपर आने वाले खर्चे को प्रैक्टिकली क्वालिटी को हैम्पर किए बिना रिड्यूस करना, उसे कंट्रोल में रखना, दैट इज व्हाट रिक्वायर्ड हियर इन दिस सेक्शन ऑफ द चैप्टर। तो फुली कंट्रोल का मतलब सभी बच्चों को समझ में आ चुका है कि कंट्रोल आखिरकार होता क्या है, राइट। होपफुली समझ आ गया सभी को, हाँ ठीक है, समझ आया बच्चों सभी को, सभी को आगे बढ़ जाए। तो आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। आगे हमें जो है अभी देखना है कि टेक्निकली हमारे पास और क्या चीजें हैं। तो जो हाईलाइट किया था इसे 2 मिनट हम इरेज कर देते हैं और फिर हम बढ़ जाते हैं आगे, आगे की स्लाइड पर, ताकि हमें पता चल जाए कि आगे हमारे लिए क्या है, राइट। तो ये इरेज किया और आगे की स्लाइड देखते हैं कि कंट्रोल के रिगार्ड पर अब हमारे पास और क्या है, राइट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। तो भाई अभी हमें डेफिनेशन हमने पढ़ ली है, अभी थोड़ा थोड़ा हमें ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए होंगे कि भाई करना क्या होगा मटेरियल कंट्रोल के अंदर। तो उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को एक बारी मैं बुलेट पॉइंट्स के फॉर्मेट में बस रिवाइज करवा देता हूँ आपको, है ना, कि मटेरियल कंट्रोल के क्या आपके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। कहता है परचेज मटेरियल्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिटी। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिक्वायर्ड क्वालिटी का मटेरियल खरीदा जाए, राइट। रिक्वायर्ड क्वालिटी का मटेरियल खरीदा जाए। उसके बाद negotiating best prices considering factors like quality, timeliness and reliability etc। कहता है कि अब हम बेहतर क्वालिटी का सामान तो खरीदेंगे पर कोशिश करेंगे कि सप्लायर्स हमें ऐसे मिले जहां से हमें बेस्ट प्राइसेस, यानी कि मोस्ट सुटेबल प्राइसेस, सस्ते में सामान मिल जाए। लेकिन सस्ते सामान के चक्कर में हम क्वालिटी, टाइम से उसके सप्लाई करने की कैपेसिटी, उस सप्लायर के प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी को अनदेखा नहीं करेंगे। सो कॉस्ट कंट्रोल इज नॉट टू बी सीन अलोन, जैसा मैंने पहले भी कहा था, देयर आर सम अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व लाइक क्वालिटी, टाइमलीनेस एंड रिलायबिलिटी। आप इनको भी चेक करेंगे जब आप मटेरियल की कॉस्ट पर कंट्रोल करना चाहते हैं तो, राइट। तो पहले भी डिस्कस कर लिया था। उसके बाद क्या है, making available material at the right time to ensure smooth production flow, यानी कि मटेरियल सही समय पर हमारे पास हो। whenever it is required we will have the materials with us, right। so वो मटेरियल जब हमारे पास टाइमली होगा तो प्रोडक्शन फ्लो कैसा चलेगा, स्मूथ चलेगा। कभी प्रोडक्शन फ्लो में इंटरप्शन नहीं आएगा, वो रुकेगा नहीं, प्रोडक्शन आराम से चलता रहेगा। जब जब आप मटेरियल को टाइम पर अवेलेबल कराते रहेंगे आपका प्रोडक्शन कभी रुकेगा नहीं, आपका प्रोडक्शन की जो गति है, प्रोडक्शन की जो स्पीड है, एग्जैक्टली वो स्मूथ रहेगी, करेक्ट। उसके बाद
होल्डिंग स्टॉक ऑफ द रिक्वायर्ड क्वांटिटी बाय अवॉइडिंग ओवर स्टॉकिंग एंड स्टॉक आउट। स्टॉक आउट ना हो यानी कि कभी ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि हमारे पास सामान ही नहीं है ना। तो रिक्वायर्ड क्वालिटी का सामान रिक्वायर्ड क्वांटिटी में हमारे पास हमेशा इतनी मात्रा में बना रहे कि स्टॉक आउट की सिचुएशन ना हो, और इतना ज्यादा भी ना सामान हो जाए कि ओवर स्टॉकिंग हो जाए, क्योंकि बहुत सामान लग रखा है, अब इसको रखने की जगह नहीं है, अब तो ये खराब हुए जा रहा है, फालतू में हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है। ऐसा भी ना हो, ओवर स्टॉकिंग भी ना हो, और कभी स्टॉक आउट की सिचुएशन भी ना फेस करनी पड़े, ये हम सोचते हैं। अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी लॉसेस एंड वेस्टेज ड्यू टू डिफेक्टिव और लॉन्ग स्टोरेज, इसको भी हम अवॉइड कर सकें, और ऑप्टिलेंस फ्रॉड और थेफ्ट जैसी चीजों को भी हम अवॉइड कर सकें। तो कंट्रोल करते टाइम हमारे मन में दिमाग में मैनेजमेंट के ये भी रहना चाहिए कि हम ऐसा करें, कर पाए, राइट। इसके बाद अब मटेरियल को कंट्रोल करते कैसे, कंट्रोल का मीनिंग समझ में आ गया, कुछ बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी। हमें कंट्रोल का मीनिंग वैसे भी बहुत क्लैरिटी से समझ में आता है, तो मटेरियल के कॉन्टेक्स्ट में मैंने उसे थोड़ा और एलिबरेटिव वे में समझाया है, बस और कुछ नहीं किया मैंने। अब हम देखेंगे कि मटेरियल की कंट्रोल को कैसे, मटेरियल की कॉस्ट को कैसे कंट्रोल हम करते हैं एग्जैक्टली, राइट। तो देयर आर टू इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ मटेरियल्स कॉस्ट कंट्रोल। पहला होता है डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेसेस, है ना, कि हम डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, कि फ्लो कैसे मेंटेन करते हैं मटेरियल के परचेज का, उसकी स्टोरेज का, और उस फ्लो के दौरान क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम मेंटेन करते हैं ताकि मटेरियल की कॉस्ट को प्रॉपरली कंट्रोल किया जा सके। तो डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेसेस द फर्स्ट पार्ट, एंड द सेकंड पार्ट इज टूल्स, अदर टूल्स फॉर मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, राइट। तो हम इसे दो हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे, पहला डॉक्यूमेंट एंड प्रोसेसेस और दूसरा टूल्स, राइट। तो हम पहले हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेसेस। तो चलें आगे, चलते हैं सर, ठीक है। सो पहला हिस्सा, और यहाँ पर स्टार मार्क लग के नजर आ रहा है आपको, तो ये टेक्निकली बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेस। कि भाई डॉक्यूमेंटेशन हमें कैसे करनी है, मटेरियल की कॉस्ट को जब हम इनकर कर रहे हो, जब मटेरियल को बाय कर रहे हो, तो हमारा फ्लो कैसा रहे ताकि कॉस्ट को हम प्रॉपरली कंट्रोल कर पाए, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस चैप्टर का, क्वेश्चंस रेगुलरली इससे पूछे जाते हैं, तो ध्यान से पढ़ें। ऑल दो वैसे एक कोर थ्योरी का टॉपिक है, इसमें कोई न्यूमेरिकल सॉर्ट ऑफ चीज नहीं है, पर ये एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी है, प्रैक्टिकल थ्योरी है, और आई हैड ट्राइड कि मैं इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाऊं विद द हेल्प ऑफ एनिमेशंस एंड पिक्चर्स, सो दैट आपको वो सीधा समझ में आए, ना तो एक कोर थ्योरी ना रहे आपके लिए। मैंने ऐसा कोशिश तो करी है, पर लेकिन आप फोकस के साथ पढ़े, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कोई भी चीज मिस हुई तो दिक्कत हो सकती है, ध्यान से पढ़े, है ना। क्योंकि बहुत बच्चों को बहुत सारे नामों में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, ध्यान से अगर आप पढ़ देंगे तो आई कैन से कि आपको उस तरह की दिक्कत तो नहीं आएगी कि नामों में ही कंफ्यूजन होगी, करेक्ट। पढ़ जाए आगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे क्या है कि क्या है डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। सबसे पहला बेटा, जब भी हम मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं और जब भी किसी डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, तो पहला डॉक्यूमेंट जो हम यहाँ पर इशू करने की बात करते हैं वो होता है मटेरियल्स रिक्वेजिशन नोट, या शॉर्ट फॉर्म में MRN, राइट। या कभी कभी से स्टोर्स रिक्वेजिशन भी बोला जाता है, स्टोर्स रिक्वेजिशन भी है, तो दैट इज क्वाइट ओके, है ना। एक ही बात है, मटेरियल रिक्वेजिशन नोट या स्टोर्स रिक्वेजिशन नोट, नाम अलग अलग है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो अगर मटेरियल रिक्वेजिशन नोट लिखा है, स्टोर्स रिक्वेजिशन नोट लिखा है, एक ही बात, राइट। होता क्या है ये सर, ये डॉक्यूमेंट क्या है, इसके बारे में जानते हैं। चलो, कहता है इट इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय प्रोडक्शन मैनेजर टू स्टोर कीपर। कहता है भाई ये एक डॉक्यूमेंट है जो कौन किसको इशू करेगा, प्रोडक्शन मैनेजर स्टोर कीपर को इशू करेगा। क्या मतलब, तो हमारे किसी भी बच्चे फैक्ट्री में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ प्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ एक डिपार्टमेंट होता है वर्कशॉप, मैंने पहले भी बताया था, वर्कशॉप, जहाँ पर क्या है सारा सामान प्रोड्यूस हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग चल रही है रेगुलरली, और इस वर्कशॉप के साथ साथ एक और डिपार्टमेंट है, एक और जगह है जिसको हम कहते हैं वेयर हाउस,
यहाँ पर क्या है, सारा रॉ मटेरियल स्टोर्ड है ना। तो दो डिपार्टमेंट हो गए या दो सेक्शन हो गए, एक वर्कशॉप जहाँ पर काम चल रहा है, या उसको फैक्ट्री भी कई बार बोल देते हैं, वर्कशॉप भी बोल देते हैं, दैट इज ओके। वर्कशॉप जहाँ पर काम चल रहा है, जहाँ पर रेगुलरली चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, और वेयर हाउस जहाँ पर चीजों को स्टोर किया जा रहा है, आइदर इट बी रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, इनके स्टोरेज के लिए आपका वेयर हाउस, राइट। ठीक है, ओके। तो वेयर हाउस में स्टोरेज और वर्कशॉप में प्रोडक्शन हो रहा है। वेयर हाउस का एक, वर्कशॉप का एक मैनेजर होता है, एक जो वर्कशॉप को देखेगा वो भी होता है, और हर एक जॉब पर या हर एक प्रोडक्शन आइटम के लिए अलग अलग प्रोडक्शन मैनेजर्स भी होते हैं या जॉब मैनेजर भी होते हैं, हाँ। तो वर्कशॉप में ये जो आदमी खड़ा है कौन है, प्रोडक्शन मैनेजर, जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में प्रोडक्शन को मैनेज कर रहा है ना। करेक्ट बात है। उसके बाद दूसरा, ये कौन है, ये है वेयर हाउस कीपर है। इसको कौन को क्या बोलेंगे, वेयर हाउस कीपर या स्टोर कीपर, जो स्टोर्स का इंचार्ज है, जिसने सारी जिम्मेदारी, सारे सामान को संभालने की जिम्मेदारी उठा रखी है, सारे सामान को संभालता है, राइट। अब एमआरएन क्या है, अब दोबारा वो वाली लाइन ऊपर वाली पढ़े, डॉक्यूमेंट इशूड बाय प्रोडक्शन मैनेजर टू स्टोर कीपर, यानी कि एमआरएन जो है वो प्रोडक्शन मैनेजर के पास है, प्रोडक्शन मैनेजर इशू करेगा, और ये किसको इशू करेगा, किसके पास जाएगा, ये किसके पास गया, स्टोर कीपर के पास, है ना। इशू किसने किया, प्रोडक्शन मैनेजर ने, और गया किसके पास, स्टोर कीपर के पास। इशू किसने किया, प्रोडक्शन मैनेजर ने, गया किसके पास, स्टोर, करेक्ट। ठीक है, तो एमआरएन या स्टोर रिक्विजिशन प्रोडक्शन मैनेजर इशू करेगा, स्टोर कीपर को इशू करेगा। क्यों करेगा भाई, क्या लिखा होता है इसके अंदर, है क्या सर, ये तो बताओ, बहुत देर हो गई बताते बताते, कौन किसको इशू करेगा, आगे भी तो बताओ। राइट, रिक्वेस्टिंग टू इशू सर्टेन मटेरियल्स फॉर अ जॉब और अ स्टैंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब क्या है, कहता है जब भी प्रोडक्शन मैनेजर को कोई भी सामान चाहिए, है ना, क्योंकि प्रोडक्शन चल रहा है तो स्टोर से सामान रेगुलरली चाहिए होता होगा, ठीक है, रॉ मटेरियल तो स्टोर्स में ही है। तो जब भी प्रोडक्शन मैनेजर को स्टोर से कोई भी सामान चाहिए, कैसा भी सामान चाहिए, तो वो ऐसे ऐसे उठा के फोन नहीं कर देगा स्टोर कीपर को, इतना सामान भेज दो, क्योंकि हमें क्या करना है, कंट्रोल। ठीक है, तो कंट्रोल प्रॉपरली, कंट्रोल में पहला नियम ये है कि चीजें प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड हो, अच्छे से डॉक्यूमेंट्स मेंटेन हो। तो एक फॉर्मल रिक्वेस्ट जाएगी प्रोडक्शन मैनेजर से एमआरएन में स्टोर कीपर को कि भाई हमें ये इतना सामान चाहिए, रिक्वेस्टिंग टू इशू सर्टेन मटेरियल्स, ये सामान चाहिए, मटेरियल एक्स वाई जेड, किसी जिस काम के लिए चाहिए, उस जॉब या स्टैंडिंग ऑर्डर का नाम, ये काम हम कर रहे हैं, इस काम के लिए हमें सामान चाहिए, ये सामान आप हमें इशू कर दें। ऐसी रिक्वेस्ट मटेरियल रिक्वेजेशन नोट में प्रोडक्शन मैनेजर से स्टोर कीपर को जाएगी। ओके है, कोई सच ऐसी प्रॉब्लम आई होप तो नहीं है ना, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ऑथराइजेस इशू ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टोर, और ये जो एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट है, ये एक अथॉरिटी देगा किसको, वेयर हाउस कीपर को, ये अथॉरिटी देगा, ये पावर देगा कि अच्छा हाँ, अब मैं मटेरियल इशू कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास एक प्रॉपरली रिटर्न और साइंड मटेरियल रिक्वेजिशन नोट है, जिसमें लिखा गया है कि सामान चाहिए, किस लिए चाहिए, कहाँ चाहिए, तो अब मैं इशू कर सकता हूँ। जैसे ही ये एमआरएन स्टोर कीपर के पास पहुंचेगा, वैसे ही स्टोर कीपर क्या करेगा, सामान वेयर हाउस से इशू कर देगा वर्कशॉप। बिना एमआरएन के बच्चे सामान वर्कशॉप से वेयर हाउस को, वर्कशॉप को इशू नहीं होगा वेयर हाउस से। इसीलिए कभी भी कोई भी आपको एग्जैक्टली सामान चाहिए तो क्या करना होगा, आपको एक एमआरएन चाहिए, और एमआरएन से ही ये सामान इशू होगा। तो जब तक आपका एमआरएन नहीं जाएगा वेयर हाउस कीपर से, वेयर हाउस कीपर को जब तक एमआरएन नहीं मिलेगा, तब तक एमआरएन जो है, आई एम सॉरी, जब तक आपका जो वेयर हाउस कीपर है, तब तक वो सामान इशू नहीं करेगा, राइट। तो जैसे ही एमआरएन जाएगा, वैसे ही आपका वेयर हाउस कीपर जो है आपका सामान इशू करेगा। जैसे ही आपका एमआरएन जाएगा, वैसे ही आपका वेयर हाउस कीपर एक सामान इशू करेगा,
और उसके बिना कोई काम नहीं होगा, राइट। तो होपफुली समझ में आ गया। उसके बाद इट शुड बी प्रॉपरली ऑथेंटिकेटेड, मतलब ऑथेंटिकेटेड का मतलब होता है अथॉरिटी देने वाला, है ना। प्रॉपरली साइंड रिक्वेस्ट है, जब अथॉरिटी से हमने जो है साइन किया है, यानी कि प्रोडक्शन मैनेजर के पास अथॉरिटी, कोई भी एक्स वाई जेड एम्प्लॉय जाकर के साइन नहीं कर सकता उस पर कि भैया मुझे ये सामान चाहिए, मुझे ये सामान, ऐसे नहीं। तो आप प्रोडक्शन मैनेजर के साइन करवा के लाओ, अगर प्रोडक्शन मैनेजर साइन कर देगा, वो बोल देगा सामान चाहिए, तो ही हम सामान देंगे। तो इसीलिए ये सिर्फ बनाया जाना काफी नहीं है, इसका प्रॉपरली ऑथेंटिकेटेड यानी कि प्रॉपरली साइंड होना जरूरी है। और इसके ऊपर किसके साइन जरूरी है? प्रोडक्शन मैनेजर के या जॉब मैनेजर के। वो साइन करके देगा, स्टोर कीपर के पास जाएगा, वो साइन देखेगा, अच्छा इसने मंगाया है, ठीक है, एक बार अगर कॉल पर कंफर्म करना होगा तो कर देगा, नहीं तो इशू सामान उस मटीरियल रिक्वेरेशन नोट के अंदर कर देगा। होप तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है ना। ठीक है। सो मटेरियल रिक्वेजेशन नोट एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है जो मटेरियल की रिक्वेस्ट करता है। अब आप इसे नाम से भी याद रख सकते हो, मटेरियल रिक्वेजेशन यानी कि मटेरियल की रिक्वायरमेंट। ठीक है। किसको होती है मटेरियल की रिक्वायरमेंट? वर्कशॉप। किससे होती है? स्टोर कीपर से। बस हो गया याद, मटेरियल रिक्वेजेशन नोट क्या है ना। ठीक है, बहुत सिंपल है ना, कंफ्यूजन की कोई बात। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जी? may also be used for updated stores record। और इस मटेरियल रिक्वेजेशन नोट का इस्तेमाल स्टोरेज रिकॉर्ड यानी कि स्टोर कीपर अपने रिकॉर्ड्स अपडेट करने के लिए भी कर सकता है। मतलब जब एग्जैक्टली वो सामान इशू करेगा तो वो रिकॉर्ड्स में लिख सकता है कि सामान कहाँ इशू किया था, कौन से मटेरियल रिक्वेजेशन नोट के अंदर इशू किया था, ताकि जब उससे पूछा जाए तो वो बता सके कि उसने मंगाया था, उस वाले जॉब मैनेजर ने मंगाया था, उसको दिया है। तो अपने रिकॉर्ड्स में रेफरेंस डाल सकता है इस चीज की कि हाँ इस मटेरियल रिक्वेजिशन नोट के अंदर सामान इशू किया गया है, राइट। तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ सकते हैं ना, अगला डॉक्यूमेंट देखते हैं। अगला डॉक्यूमेंट क्या है जी? मटीरियल्स रिटर्न नोट, है ना। मटीरियल्स रिटर्न्स, है ना। नाम तो ऐसा लग रहा है जैसे सिंघम रिटर्न्स हो। है ना, राइट। सिंघम रिटर्न्स आ गया। ये मटीरियल्स रिटर्न्स है, सिंघम रिटर्न्स नहीं है ना। मटीरियल्स रिटर्न्स का मतलब क्या है बच्चे? मटीरियल्स रिटर्न्स हो तो अगेन दिस इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। अभी कुछ टाइम तक हम, जब तक कोई नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करें, तो अभी जितनी भी चीजें हैं सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रोसेसेस हैं, तो वही डॉक्यूमेंट्स ही आएंगे बार बार। इट इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय प्रोडक्शन मैनेजर टू स्टोर। तो भाई ये भी एक डॉक्यूमेंट है जो प्रोडक्शन मैनेजर स्टोर कीपर को इशू, राइट। एमआरएन भी एक डॉक्यूमेंट है। एमआरएन ही नाम लिखा है मैंने इसका, कंफ्यूज मत होना। वैसे तो मटेरियल्स रिटर्न्स नोट लिखेंगे, आपको पेपर में रिटर्न्स नोट आएगा। शॉर्टकट के लिए मैंने एमआरएन लिख दिया है, आप इसे एमआरएन 2 लिख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ना। याद रखने के लिए लिख सकते हैं, बट प्रॉपरली अगर एमआरएन लिखा आता है तो उसका मतलब पहला वाला डॉक्यूमेंट ही है, मटीरियल रिक्वेजेशन नोट। रिटर्न्स नोट के लिए रिटर्न वो अलग से लिख के देगी। यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ स्पेस था तो मैंने एम आर एन ई शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, तो कंफ्यूज मत हो, राइट। सो मटेरियल्स रिटर्न नोट कौन इशू कर रहा है? अगेन स्टोर कीपर ही इशू कर रहा है वेयर हाउस को। भाई एक जैसी तो बात हो गई। हाँ, इसमें अलग क्या है भाई कि भाई पहले भी स्टोर वेयर हाउस कीपर को ही इशू किया जा रहा था, प्रोडक्शन मैनेजर इशू कर रहा था, अभी भी प्रोडक्शन मैनेजर इशू कर रहा है, और वेयर हाउस कीपर को ही इशू कर रहा है। अलग क्या है? तो बच्चा अलग क्या है? रिक्वेस्टिंग टू टेक बैक, रिक्वेस्टिंग टू टेक बैक यानी कि वापस ले लो सर्टेन मटेरियल फ्रॉम जॉब और स्टैंडिंग ऑर्डर। तो प्रोडक्शन मैनेजर यहाँ क्या कह रहा है कि देखो जी हमने जो सामान मंगाया था ना वो एक्सेस में आ गया था, अब हमें इसकी नीड नहीं है, अब आप इसे वापस ले लो, हम वापस स्टोर को जमा कराना चाहते हैं। तो इसके लिए भी प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट बनेगा जिसको हम मटेरियल रिटर्न नोट बोलेंगे। और ये मटेरियल रिटर्न नोट एग्जैक्टली प्रोडक्शन मैनेजर बना करके सामान के साथ भेजेगा, सामान को वापस करते टाइम इसको स्टोर कीपर को, बिना इसके स्टोर कीपर सामान वापस नहीं लेगा।
ऑथराइजेस रिटर्न्स ऑफ मटेरियल टू स्टोर। इसके बिना स्टोर कीपर सामान वापस नहीं लेगा। तो सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कल को कोई सामान टूटा हुआ निकला, कुछ खराब निकला, है ना, पता चला ये यूज हो सकता है, इसका पैकेट खुला हुआ है ना, कुछ भी है, तो जाकर के प्रॉपरली ट्रैक किया जा सकता है कि सामान कहाँ से आया था, ये सामान किसी सप्लायर से आया था या सामान हमारे प्रोडक्शन से वापस आया था। प्रोडक्शन मैनेजर को टैप किया जा सकता है जाकर के कि भाई तुमने सामान खोल लिया था, खराब कर दिया, फिर वापस भेजा, ऐसा तो गलत बात है। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं करेंगे तो ट्रैकिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए बिना डॉक्यूमेंट के ना तो आपको सामान इशू होगा, ना ही आपसे सामान वापस लिया जाएगा। सामान वापस भी आपका डॉक्यूमेंट के थ्रू ही लिया जाए। समझ गए? सो ऑथराइजेस रिटर्न्स ऑफ मटेरियल टू स्टोर। और आगे आप देख रहे हैं कि यहाँ मटेरियल गया और फिर एमआरएन गया, ठीक है, स्टोर कीपर के पास, और उसके बाद मटेरियल गया वर्कशॉप से वेयर हाउस, राइट। तो जैसे ही एमआरएन यानी कि मटेरियल रिटर्न नोट जाएगा, वैसे ही अथॉरिटी मिलेगी वेयर हाउस कीपर को उस सामान को वापस लेने की, ना। तो आई जस्ट रिपीट, देखेंगे कि हो क्या रहा है कि यहाँ से आपका एमआरएन जा रहा है इधर से, और उसके बाद सामान जा रहा है, एमआरएन जा रहा है, ठीक है, और उसके बाद सामान वर्कशॉप से जा रहा है, राइट। तो इट शुड बी प्रॉपरली ऑथेंटिकेटेड, इसीलिए इसका कैसा होना चाहिए? ये प्रॉपरली ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। ऑथेंटिकेट मतलब प्रॉपरली साइंड होना चाहिए, ताकि ये एक अथॉरिटी दे कि हाँ ये सामान एक सही जगह से आया है। प्रॉपरली हम इसको बाद में अगर कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो ट्रैक कर सकते हैं, टैप कर सकते हैं। और जब तक साइंड नहीं होगा कोई डॉक्यूमेंट, तब तक वो वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा। किसी भी डॉक्यूमेंट का वैलिड डॉक्यूमेंट बनने के लिए प्रॉपर अथॉरिटी के सिग्नेचर की हमेशा जरूरत है। करेक्ट है? ठीक है। उसके बाद मे ऑल्सो बी यूज फॉर अपडेटिंग स्टोर्स रिकॉर्ड। स्टोर्स रिकॉर्ड में ये लिखा जा सकता है, अच्छा ये सामान जो रिसीव हुआ है ये इस दिन इस एमआरएन या मटेरियल रिटर्न नोट के अगेंस्ट रिसीव हुआ था, यहाँ से वापस आया था, तो वो अपडेशन का काम भी कर सकता है स्टोर कीपर को। उसकी मेमोरी के लिए भी ये वो ये इसका इसको रेफरेंस के तौर पर यूज कर सकता है, ताकि उसको याद रहे कि अच्छा ये सामान वहां से वापस आया। करेक्ट? ठीक है। तो ऐसा हमारा ये मटेरियल्स रिटर्न नोट होता है। होपफुली यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सिंपल है। रिवाइज कर लेते हैं अब तक की कहानी। मटेरियल रिक्विजिशन नोट और मटेरियल रिटर्न्स नोट दोनों ही डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन से स्टोर्स को भेजे जाते हैं। पहला डॉक्यूमेंट मटेरियल मंगाने के लिए और दूसरा डॉक्यूमेंट मटेरियल वापस करने के लिए, है ना। ठीक है, तो ये अब तक की समरी है, हमने दो डॉक्यूमेंट पढ़े हैं। तीसरे डॉक्यूमेंट की तरफ मूव करते हैं। ये क्या है? कहता है गुड्स रिक्विजिशन नोट या परचेज रिक्विजिशन। हाँ, अच्छा, गुड्स रिक्विजिशन और मटेरियल रिक्विजिशन में बच्चे ना बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए एसीसीए ना आपकी कंफ्यूजन हटाने के लिए सोर्स रिक्विजिशन और परचेज रिक्विजिशन देता है ना, ताकि थोड़ा इजीली अंडरस्टैंडेबल हो लोगों को कि अच्छा ये है। बाकी मटेरियल रिक्विजिशन बराबर स्टोर रिक्विजिशन, ऐसी गुड्स रिक्विजिशन बराबर परचेज रिक्विजिशन। इस नाम में लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए बहुत ध्यान से बोलना कि आपको कंफ्यूजन ये ना आए कि मटेरियल रिक्विजिशन अलग है, गुड्स रिक्विजिशन अलग है। मटेरियल रिक्विजिशन बराबर स्टोर्स रिक्विजिशन और गुड्स रिक्विजिशन बराबर परचेज रिक्विजिशन, राइट। ये क्या है भाई? देखो अभी आपने देखा कि हर एक चीज जो प्रोसेस में जा रही है, प्रोसेस में जो भी काम हो रहा है वो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स इशू किए जा रहे हैं ना। तो ये भी प्रोसेस का एक पार्ट है, एक सेक्शन है, जहां पर आप अपनी रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आगे कन्वे करते हैं, राइट। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज अ डॉक्यूमेंट, ध्यान से, इशूड बाय स्टोर कीपर टू परचेज मैनेजर। कैसा डॉक्यूमेंट है? ये डॉक्यूमेंट कौन इशू कर रहा है? कौन इशू कर रहा है? वेयर हाउस कीपर, स्टोर कीपर किसको इशू कर रहा है? परचेज मैनेजर। क्या इशू कर रहा है? जीआरएल, गुड्स रिटर्न नोट, गुड्स रिक्विजिशन नोट या परचेज रिक्विजिशन नोट, है ना। तो ये किससे किसको जा रहा है?
वेयर हाउस कीपर से परचेज मैनेजर को जा रहा है। किससे किसको जा रहा है? वेयर हाउस कीपर से परचेज मैनेजर को जा रहा है, राइट। ठीक है, क्या इसकी कहानी है? अब देखो, जब ध्यान याद करो, मटेरियल लिक्विडेशन। मटेरियल लिक्विडेशन जब प्रोडक्शन पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किसी सामान की जरूरत थी, तो प्रोडक्शन मैनेजर ने स्टोर कीपर को बोला, भाई हमें कुछ सामान दे दो, है ना। स्टोर कीपर के पास अगर स्टोर में वो सामान है, वेयर हाउस में वो सामान है, तो ही विल डेफिनेटली इशू। यस, इशू कर देगा, कोई उसे दिक्कत थोड़ी है, सामान इशू करने के लिए ही है। करेक्ट बात है। पर अगर मान लो वेयर हाउस में भी खत्म हो जाए सामान पे, फिर क्या होगा? तो वेयर हाउस कीपर या स्टोर कीपर को अथॉरिटी नहीं है कि वो नया सामान और मंगा सके, मंगवाना तो पड़ेगा, पर वेयर हाउस कीपर के पास ये पावर नहीं होती नॉर्मली कि वो नया सामान मंगाए या नया सामान खरीदे। ऐसी पावर किसके पास होती है बच्चे? ऐसी पावर होती है परचेज मैनेजर के पास। उसको स्पेशली कंपनी ने सामान खरीदने के लिए ही रखा है। तो दिस इज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट जो कौन भेजेगा? वेयर हाउस कीपर भेजेगा, परचेज मैनेजर को भेजेगा। किस चीज की रिक्वेस्ट भेजेगा? रिक्वेस्टिंग टू परचेज सर्टेन मटेरियल्स। वेयर हाउस कीपर को क्या बोलेगा कि भाई कुछ सामान खरीद लो, मेरे पास जो है वेयर हाउस में सामान खत्म हो गया है, परचेज मैनेजर आप कुछ सामान ये खरीद लो, इसकी हमें जरूरत है। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट किससे जा रही है? स्टोर कीपर से जा रही है परचेज मैनेजर को, जो सामान पर स्टोर में खत्म हो गया है उसको बाय करने की, या जिस सामान की स्टोर में रिक्वायरमेंट है उस सामान को बाय करने की रिक्वेस्ट ये जा रही है ना। मटेरियल रिक्वेजेशन क्या था? वो जा रहा था प्रोडक्शन मैनेजर से वेयर हाउस कीपर को कि भाई हमारे को कुछ सामान जरूरी है प्रोडक्शन करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए, वो सामान आप हमें इशू कर दो, है ना। सामान इशू करने की रिक्वेस्ट है दोनों, लेकिन एक स्टोर कीपर को सामान इशू करने की रिक्वेस्ट है, और ये वाली रिक्वेस्ट किस चीज की है? नया सामान खरीदने की। ठीक है, इसलिए परचेज रिक्विजिशन या गुड्स रिक्विजिशन और मटेरियल रिक्विजिशन जो ऊपर पढ़ा था, दोनों में डिफरेंस है। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। बच्चे बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज को लेकर के। आप बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, पूरा एनिमेशन के थ्रू आई ट्राइड के आपको समझ में आ जाए कौन किसको दे रहा है, राइट। ठीक है, आगे ऑथराइजेस रिक्वायरमेंट फॉर परचेज ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये किस चीज की अथॉरिटी देता है परचेज मैनेजर को? कि अच्छा उसने सामान बोला है कि यार स्टोर कीपर के पास सामान खत्म है, सामान खरीदना है। इसके बिना परचेज मैनेजर कभी भी कोई परचेज का प्रोसेस स्टार्ट नहीं करेगा। जब तक स्टोर कीपर नहीं बोलेगा मुझे सामान चाहिए, ये नहीं भेजेगा, तब तक परचेज मैनेजर कोई नया सामान नहीं खरीदेगा। परचेज मैनेजर को नया सामान खरीदने के लिए परचेज रिक्वेजिशन स्टोर कीपर की तरफ से भेजी जाएगी, तभी काम, राइट। ठीक है, तो परचेज मैनेजर अपने आप ही बैठ बैठ के यार ये पसंद आ रहा है, इसके रेट सही लग रहे हैं, चलो खरीद लेते हैं। परचेज मैनेजर तो मैं हूँ, रिक्वायरमेंट भी आनी चाहिए, इसीलिए तो अलग अलग लोगों को कंट्रोल दिया है कि ऐसा ना हो कि अननेसेसरीली पाइल अप होता जाए। जरूरत है तभी खरीदो ना, जरूरत ही नहीं है तो खरीदने की क्या जरूरत है, राइट। ओके, आगे इट शुड बी प्रॉपरली ऑथेंटिकेटेड। ये हर डॉक्यूमेंट में ये लिखा है लास्ट लाइन कि प्रॉपरली ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, इसमें प्रॉपर साइन होने चाहिए। तो इस डॉक्यूमेंट में प्रॉपर सिग्नेचर किसके होंगे? स्टोर कीपर के, वेयर हाउस कीपर के, कि मुझे ये सामान चाहिए, राइट। जब तक वो ये डॉक्यूमेंट अपने साइन करके नहीं भेजेगा परचेज मैनेजर को, जब तक कोई नया परचेजेस नहीं। समझ गए? बहुत सिंपल है, कोई ऐसा इशू है ही नहीं इसमें, बहुत आसान है। परचेज रिक्विजिशन या गुड्स रिक्विजिशन, परचेज रिक्विजिशन और गुड्स रिक्विजिशन बराबर है, जैसे मटेरियल रिक्विजिशन और स्टोर रिक्विजिशन बराबर। नाम अलग अलग कई बार ले लेते हैं, पर नाम का मीनिंग सेम, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है अब तो परचेज मैनेजर के पास क्या आ गया? परचेज रिक्विजिशन आ गया। तो परचेज मैनेजर बच्चा क्या करेगा? वो परचेज का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। वो देखेगा कि यार अब कुछ चीजें ना परचेज कर लेनी चाहिए, मेरे पास ना परचेज रिक्विजिशन आ गया है, अब मुझे कुछ चीजें परचेज करनी चाहिए, राइट। तो कैसे परचेज करेगा परचेज मैनेजर? ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है प्रोसेस ऑफ परचेज कोटेशन। कोटेशन का क्या मतलब ना? तो अभी कोटेशन भी एक डॉक्यूमेंट ही है, इसके बारे में जानेंगे। अभी तक हम तीन डॉक्यूमेंट जान चुके हैं, मटेरियल रिक्विजिशन,
मटेरियल्स रिटर्न एंड परचेज रिक्विजिशन। चौथा डॉक्यूमेंट हम यहाँ पर जान रहे हैं कोटेशन। ये कोटेशन क्या होता है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट द कोटेशंस। व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, राइट? द प्रोसेस नॉर्मली फॉलोड बाय द परचेज डिपार्टमेंट इज एज अंडर। कहता है जब परचेजेस होंगी ना, तो परचेज डिपार्टमेंट एक प्रोसेस फॉलो करेगा, परचेज मैनेजर, है ना। और वो प्रोसेस क्या है? इनवाइटिंग कोटेशंस, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। लोगों से कोटेशंस या रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स इनवाइट करे। कौन लोगों से? कौन ये लोग होंगे जिनसे ये कोटेशन इनवाइट की जाएगी, जिनसे मांगी जाएगी? ये कौन लोग होंगे? ये है, ये कौन है? सप्लायर वन। ये कौन है? सप्लायर टू। ये कौन है? सप्लायर थ्री, राइट। क्या मतलब है इसका? कहता है परचेज मैनेजर को एक रिक्वेस्ट चाहिए, मान लो मटेरियल एक्स वाई जेड मंगाना है ना। अब परचेज मैनेजर ऐसे तो नहीं है कि मटेरियल एक्स वाई जेड को किसी से भी कोई भी एबीसी सप्लायर से मंगा करके काम खत्म कर देगा, क्योंकि परचेज मैनेजर को तो नेगोशिएट भी करना है ना, परचेज प्राइस, टर्म्स एंड कंडीशन नेगोशिएट करनी है, देखना है सही क्वालिटी का सामान आ रहा है या नहीं आ रहा है, सही टाइम पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, सही पैसों में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इन सब की जांच पड़ताल करने के लिए परचेज मैनेजर डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर्स से कांटेक्ट करेगा और उनसे बोलेगा कि भाई क्या आप हमें एक्स वाई जेड टाइप ऑफ मटेरियल बेच सकते हैं? अगर हाँ, तो आप कोटेशन भेजो। तो कोटेशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक्स वाई जेड एबीसी सप्लायर जो भी है, वो सप्लायर्स जो है परचेज मैनेजर को देते हैं। और इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा होता है कि वो सामान जो आपको चाहिए हम सप्लाई कर सकते हैं, इतनी क्वांटिटी में सप्लाई कर सकते हैं, इतने टाइम तक सप्लाई कर सकते हैं, और इस रेट पे सप्लाई करेंगे। इसके अलावा अदर टर्म्स एंड कंडीशंस, यानी कि इतना क्रेडिट पीरियड आपको दे देंगे, इतने टाइम बाद आप पैसे देना। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस कोटेशंस में लिखी हुई है ना। तो सप्लायर की तरफ से परचेज मैनेजर को एक डॉक्यूमेंट जाएगा जिसे हम बोलेंगे कोटेशन। और ये कोटेशन वन गया, सप्लायर वन ने अपनी कोटेशन भेज दी कि एक्स वाई जेड मटीरियल मैं बेच सकता हूँ, ये मेरी है। फिर सप्लायर टू ने भी अपनी कोटेशन भेज दी कि भाई ये मेरी कोटेशन है। सप्लायर थ्री ने भी ये कोटेशन अपनी भेज दी, भाई ये मेरी कोटेशन है ना। तो ये अपने अपने प्राइसेस, टर्म्स एंड कंडीशंस और बहुत सारी चीजें इस कोटेशन में लिख करके भेज देंगे। फिर परचेज मैनेजर की ड्यूटी रहेगी क्या? सेलेक्टिंग कोटेशंस और प्रपोजल, है ना। अब परचेज मैनेजर के पास ये तीन कोटेशंस आ गई हैं। अब इन तीन कोटेशंस में से परचेज मैनेजर की ड्यूटी है कि इन तीन में से वो किसको सेलेक्ट करता है और किसको कहता है कि हम सामान तुमसे खरीदेंगे। तो कोटेशंस इज बेसिकली प्ले अ रोल while deciding about the supplier from which the company wants to purchase the material, है ना, राइट। तो कंपैरिजन के लिए quotations can play important role, राइट। तो कंपैरिजन बहुत इजी हो जाता है, थोड़ा एक सोचने समझने में मदद मिलती है कि कहाँ से नेगोशिएशन में मदद मिलती है कि हम कहते हैं भाई सप्लायर टू ने कुछ टर्म्स रखी हैं, तुम कहते हैं सप्लायर वन तो ऐसे दे रहा है, तुम्हारी टर्म्स तो और कंडीशंस तो ठीक नहीं है, सप्लायर वन तो बहुत अच्छी कंडीशन दे रहा है ना। सप्लायर टू के साथ भी नेगोशिएट कर सकते हैं, थ्री के साथ भी नेगोशिएट कर सकते हैं। तो कंपैरिजन और नेगोशिएशन में बहुत मदद करती हैं कोटेशंस। तो कोटेशंस मांगी जाती हैं जब भी परचेज का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और फिर जो बेस्ट सुटेबल कोटेशन होती लगती है परचेज मैनेजर को, वो सेलेक्ट कर सकता है। समझ गए व्हाट इज अ कोटेशन? हाँ, कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है सर, बहुत ईजी ना। अगर आप प्रोसेस से समझते हुए जाओगे बच्चे, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। दिस इज क्वाइट इजी, राइट। ठीक है, आगे बढ़ जाए, बढ़े आगे, क्या कहता है आगे? आगे देखते हैं जी। फिर कोटेशन के बाद और एक प्रॉपर सप्लायर को सेलेक्ट करने के बाद अगला डॉक्यूमेंट जो बनता है वो होता है परचेज ऑर्डर ना। इसके बाद फ्लो में जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट परचेज डिपार्टमेंट बनाता है वो है क्या? परचेज ऑर्डर। क्या है? कहता था परचेज डिपार्टमेंट आफ्टर सेलेक्टिंग अ कोटेशन, एक कोटेशन सेलेक्ट करेगा, विल प्रिपेयर एंड एग्जीक्यूट परचेज ऑर्डर, और उसके बाद परचेज ऑर्डर प्रिपेयर करेगा और परचेज ऑर्डर पर काम करेगा।
तो सर ये परचेज ऑर्डर क्या है? इट इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय परचेज मैनेजर टू सप्लायर। परचेज ऑर्डर एक डॉक्यूमेंट है जो किसको भेजा जाएगा? सप्लायर को। मान लो सप्लायर 1 2 3 में से सप्लायर 3 की कोटेशन परचेज मैनेजर को समझ में आ गई, यार ये ठीक ठीक दे रहा है, सारा दाम भी ठीक लगा रहा है और सब कुछ ठीक कर रहा है, इसके साथ जो है आगे हम जो है काम बढ़ाएंगे, इससे सामान खरीदते है ना। तो सामान खरीदने के लिए क्या करेगा? परचेज मैनेजर एक परचेज ऑर्डर भेजेगा सप्लायर 3 को, है ना। राइट। बिना परचेज ऑर्डर भेजे हुए सप्लायर 3 कोई भी सामान सप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि बिना परचेज ऑर्डर के उसको आगे कंपनी से पेमेंट भी नहीं मिलेगी। इसीलिए परचेज ऑर्डर क्या चीज है? कंफर्मिंग ए डॉक्यूमेंट है जो कंफर्म करता है किस चीज का? टू परचेज सर्टेन मटेरियल्स, है ना। ये जो है परचेज ऑर्डर हमेशा एक डॉक्यूमेंट है जो इस बात की कंफर्मेशन देता है कि कंपनी वांट्स टू परचेज समथिंग फ्रॉम अ सप्लायर, और इसीलिए कंपनी की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रॉपरली साइंड बाय परचेज मैनेजर होना चाहिए, ताकि आगे सप्लायर जो है उस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सके और सप्लाई देना शुरू कर सके। तो इसीलिए परचेज ऑर्डर से ये कंफर्म होता है कि ऑर्गेनाइजेशन सप्लायर से कुछ खरीदना चाहती है। राइट। कंटेन्स डिस्क्रिप्शन एंड डिलीवरी टर्म्स फॉर परचेज, वो भी लिखा हुआ होगा कि कब तक सामान चाहिए, कब तक सामान आप भेज दो हमें। इट शुड बी प्रॉपरली ऑथेंटिकेटेड। कौन साइन करेगा? परचेज मैनेजर ना, तो ऑथेंटिकेट होना चाहिए परचेज। ठीक है। तो यानी कि क्या हुआ? परचेज का प्रोसेस क्या था? पहले परचेज रिक्विजिशन गई, परचेज रिक्विजिशन के बाद कोटेशंस मांगी गई, कोटेशंस के बाद तीसरे स्टेप पर परचेज ऑर्डर भेजा गया कि भाई अब परचेज ऑर्डर। राइट। ठीक है। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है बच्चे? परचेज ऑर्डर के बाद परचेज ऑर्डर हमने भेज दिया, ठीक है, अगले टाइम पर क्या होएगा? उम्मीद है यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अच्छा, एक और एडवाइस जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं तो वीडियो में हूँ, है ना, और वीडियो को मैं कंटिन्यू मैं कोशिश करता हूँ कि मैं शॉर्ट वीडियोस ही बनाऊं, मैक्सिमम 1 घंटे तक की लेंथ के वीडियो हो, ज्यादा बड़े वीडियोस ना हो। आई ऑलवेज ट्राई, ठीक है, पर कभी कभी थोड़ा बड़ा तो हो जाता है। पर लेकिन आपके लिए एक एडवाइस है कि आप हर एक कॉन्सेप्ट के बाद क्या करें? वीडियो को पॉज कर दिया करें, है ना, और उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया करें, अपने नोट्स बनाया करें, और उसके बाद फिर जो है दोबारा वीडियो को रिज्यूम करके फिर दोबारा जो है उसे कंटिन्यू किया करें। एक एक कॉन्सेप्ट के बाद अगर आप पॉज कर देंगे, थोड़ा सोच लेंगे, अपने नोट्स बना लेंगे, तो वो चीज जो है ना थोड़ी आपके दिमाग में फ्रीज हो जाएगी। राइट। तो आगे बढ़ जाते हैं हम। अगला चीज क्या है? गुड्स रिसीव्ड नोट एंड गुड्स रिटर्न नोट। यहाँ पर दो डॉक्यूमेंट्स हम बात कर रहे हैं। गुड्स रिसीव्ड नोट, जीआरएन। कभी कभी बुक्स में डिलीवरी नोट भी लिखा होता है, जीआरएन डिलीवरी नोट, ठीक है, एक ही बात है। और गुड्स रिटर्न नोट, ठीक है, ये अलग है। ठीक है। सो गुड्स रिसीव्ड नोट्स एंड गुड्स रिटर्न, व्हाट दे आर? आफ्टर रिसीविंग परचेज ऑर्डर, सप्लायर डिलीवर्स द मटेरियल टू वेयर हाउस डायरेक्टली, है ना। मतलब जब परचेज ऑर्डर मिल गया सप्लायर को, तो सप्लायर का काम क्या होगा? सप्लायर सामान डिलीवर करेगा। और सप्लायर सोचे यार मुझे तो जो ना परचेज मैनेजर ने ऑर्डर दिया था, और मैं परचेज मैनेजर को ही सामान डिलीवर करता हूँ, तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप देखो, परचेज डिपार्टमेंट एक अलग जगह लोकेटेड हो सकता है ना, आपका वेयर हाउस एक अलग जगह लोकेटेड हो सकता है, सामान वेयर हाउस में चाहिए, सप्लायर परचेज डिपार्टमेंट में भेज देगा, तो क्या होगा? कंपनी को एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी परचेज डिपार्टमेंट से वेयर हाउस तक पहुंचाने की सामान। दैट इज नॉट वाइबल फॉर द कंपनी। तो कंपनी या परचेज मैनेजर क्या कहता है सप्लायर से कि भाई डायरेक्टली वेयर हाउस में ही पहुंचाना, हमें मत पहुंचाना, हमें तो जरूरत ही नहीं है, तो वेयर हाउस तुम्हें तो वैसे भी डिलीवरी करनी ही करनी है, तो डायरेक्टली वेयर हाउस में पहुंचाना। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, सामान मंगाने वाला बंदा अलग है, सामान को यूज करने वाला बंदा अलग है, सामान को स्टोर करने वाला बंदा अलग है, और सामान को रिसीव करने वाला बंदा अलग है ना। तो ये बात जो है एग्जैक्टली इस चीज की नीड को हमें दिखाती है कि हाँ, अलग अलग स्टेज पर आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है ना, अलग अलग लोग इन्वॉल्व। राइट। तो क्या होगा कि सप्लायर को परचेज ऑर्डर मिला और वो सब प्लान अपना इकट्ठा करेगा,
और डायरेक्टली वेयर हाउस में सप्लाई करेगा। राइट, उसके बाद ये रहा सप्लायर, ये रहा वेयर हाउस, और ये सामान इसने इकट्ठा किया और सप्लाई कर दिया वेयर हाउस। अब वेयर हाउस कीपर तो कंफ्यूज हो जाएगा, सप्लायर से सीधा सामान आएगा तो, है ना, तो पता नहीं मंगाया भी था कि नहीं मंगाया था, वही था परचेज मैनेजर ने ऑर्डर दिया है या नहीं दिया है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो इसीलिए वेयर हाउस कीपर ने इस सामान को देखो वेयर हाउस के गेट पर ही रखा हुआ है, अभी एक्सेप्ट नहीं किया, है ना। तो सप्लायर ने सामान भेज दिया, लेकिन वेयर हाउस कीपर ने इसे कहाँ रखा हुआ है, वेयर हाउस के गेट पर ही रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है, क्योंकि स्टोर कीपर टेक्स द डिलीवरी, जब वो डिलीवरी लेगा देन इशू आइदर क्या, गुड्स रिसीव्ड नोट और गुड्स रिटर्न नोट। गुड्स रिसीव्ड नोट क्या है, confirms the delivery and approval of the goods against the purchase order। पहली बार कि जैसे ही वो गुड्स आया तो उस गुड्स को परचेज ऑर्डर से मिलान करना होगा। बच्चे जितने भी मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स ऊपर बताए हैं ना, मटेरियल रिक्विजिशन नोट से लेकर के सारे परचेज ऑर्डर और सारी चीजों तक, ये डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली मल्टीपल कॉपीज में बनते हैं, है ना, एक ही नहीं होता, बहुत इनकी कॉपीज जनरेट होती हैं। जैसे परचेज ऑर्डर है, परचेज ऑर्डर की एक कॉपी जो है परचेज डिपार्टमेंट, एक कॉपी तो सप्लायर को भेज देता है ओरिजिनल, एक अपने पास रखेगा, एक वो स्टोर कीपर को भेजेगा, किस क्या कंफर्म करते हुए कि देखो ना जी परचेज ऑर्डर हमने किया है, और ये जो है ना सामान थोड़े दिन में इतने टाइम तक तुम्हारे पास आ जाएगा, जब सामान आए तो मिला लेना कि सामान जो हमने ऑर्डर किया है वही है, उतनी उसी क्वालिटी का है, उसी क्वांटिटी का है ना। तो पहले परचेज ऑर्डर निकालेगा वेयर हाउस कीपर, फिर परचेज ऑर्डर से सामान को मिलाएगा, और फिर कंफर्म्स द डिलीवरी एंड अप्रूवल ऑफ द गुड्स अगेंस्ट द परचेज ऑर्डर। फिर कंफर्म करेगा कि हाँ गुड्स उसी क्वालिटी का है, टूटा फूटा नहीं है, कोई सामान बेकार नहीं भेज दिया है सप्लायर ने, गिनती में पूरा है, सारी चीजें देख करके ही वो कंफर्म करेगा। और जब वो कंफर्म करेगा तब वो गुड्स रिसीव्ड नोट या गुड्स डिलीवर्ड नोट बना करके सप्लायर को भेज देगा कि हाँ जी मुझे सामान मिल गया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस सप्लायर ने इस तीन में से आप देख रहे हैं दो बंडल गए, इसने वेयर हाउस में ले लिए, और इन दो बंडल्स के लिए गुड्स रिसीव्ड नोट बना करके भेज दिया सप्लायर, है ना। दो बंडल उसको लगा के यार परचेज ऑर्डर से कंफर्म कर रहे हैं, मेल खा रहे हैं, यही मंगाया था, दो बंडल वेयर हाउस में लिए और उसके लिए गुड्स रिसीव नोट बना के भेज दिया। अब इस एक बंडल का क्या, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए इशू होगा गुड्स रिटर्न नोट, है ना। गुड्स रिटर्न नोट मतलब इट इज अ डॉक्यूमेंट इशूड फॉर रिजेक्टेड एंड रिटर्न गुड्स अगेंस्ट द परचेज ऑर्डर। ये भी परचेज ऑर्डर के हिसाब से उसे लगा ये बंडल तो ठीक नहीं आया, ये बंडल तो खुला हुआ है, खराब क्वालिटी का है, ये वुड हमारे काम की नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, इसको उसी टाइम अपने वेयर हाउस में एंट्री लिए बिना सप्लायर को वापस कर सकता है। और उस सप्लायर को जब वापस करेगा तो इसके साथ वो एक चीज बनाएगा जिसको बोलेगा गुड्स रिटर्न नोट बना करके वो एग्जैक्टली सप्लायर को ये वापस भेज देगा कि जो एक्सेप्ट कर लिया उसके लिए गुड्स रिसीव नोट बना लिया, और जो रिजेक्ट कर दिया उसके लिए वो गुड्स रिटर्न नोट बना करके सप्लायर को भेज देगा कि भाई ये सामान हमें नहीं चाहिए और ये सामान आप वापस रखो, ये हमारे लिए काम का नहीं है ना। तो जैसे ही परचेज वाला सामान सप्लायर ने किया, वैसे ही वेयर हाउस कीपर आइदर इट ही कैन इशू क्या, गुड्स रिसीव नोट, किसके लिए, फॉर द गुड्स एक्सेप्टेड, है ना, एंड और क्या इशू कर सकता है, गुड्स रिटर्न नोट फॉर द गुड्स नॉट एक्सेप्टेड दैट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन कंटेन्ड इन द परचेज। राइट, ओके, समझ आ गई बात कि भाई क्या है गुड्स रिसीव नोट्स एंड गुड्स रिटर्न नोट। आई होप सो इतना तो समझ आ गया है, अब तो समझ ठीक है। तो यहाँ इन दोनों की कहानी खत्म हुई, सामान सप्लाई हो गया, जो परचेज की ऑर्डर भेजा था सप्लायर ने सामान सप्लाई कर दिया है। अब इसके बाद सप्लायर को क्या करना है, अब सिर्फ एक चीज रह गई है, वो है पेमेंट। सप्लायर को पैसे चाहिए, है ना, गुड्स तो उसने सप्लाई कर दिया है। उसके बाद क्या होगा अगले स्टेज पर,
अगले स्टेज पर है इनवॉइसिंग एंड पेमेंट टू सप्लायर, है ना। अब सप्लायर ने गुड्स भेज दिया अपना, उसके बाद सप्लायर इशू करेगा एक इनवॉइस टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। भाई देख लो, परचेज ऑर्डर किसने दिया? परचेज मैनेजर ने। उस सामान को लिया किसने? स्टोर कीपर ने। अब उस सामान की पेमेंट कहाँ से जाएगी? ना तो परचेज मैनेजर के पास पैसे हैं, अपनी जेब से थोड़ी देगा, कंपनी ने खरीदा है। ना ही स्टोर कीपर के पास पैसे हैं, कंपनी का सामान आया है। उस सामान की पेमेंट कहाँ से जाएगी? अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट से। अगला काम रहेगा सप्लायर का कि वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को उस गुड्स के अगेंस्ट एक इनवॉइस रेज करे कि भाई हमने ये सामान भेजा है आपको, ये सामान आपकी कंपनी में आया है और इसकी पेमेंट मुझे चाहिए। तो यहाँ पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में देखो अकाउंटेंट बैठे हुए हैं जी, ठीक है, और ये सप्लायर ने एक इनवॉइस बनाया जी और इन अकाउंटेंट को भेज दिया कि जी देखो हमने सामान भेज दिया है, अब इस सामान की पैसे जो है आपसे चाहिए, आप इस सामान की पैसे पेमेंट करो। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऐसे थोड़ी है, देखेगा इनवॉइस है, अच्छा 1 लाख रुपए का इनवॉइस है, ये ले पैसे की नहीं, 1 लाख रुपए और चलो ले जाओ, चलो कोई बात नहीं ना। ऐसे कभी नहीं होगा, है ना। ठीक है, पेमेंट देने से पहले क्या होगा? आफ्टर इनवॉइस तो आ गया, इनवॉइस आने के बाद क्या होगा? अकाउंट्स डिपार्टमेंट आफ्टर मैचिंग द इनवॉइस विद, अकाउंट्स डिपार्टमेंट इस इनवॉइस को मैच करेगा किसके किसके साथ? परचेज ऑर्डर के साथ, है ना। ये परचेज ऑर्डर आ गया, परचेज ऑर्डर के साथ क्यों मैच करना है? कि भाई हमने क्या परचेज का ऑर्डर भी दिया था, सामान मंगवाया भी था जिसके अगेंस्ट तुम इनवॉइस भेज रहे हो कि सामान डिलीवर कर दिया, पता चले सामान मंगवाया नहीं, सप्लायर ने अपनी मर्जी से कोई भी सामान भेज दिया और उसकी पेमेंट वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट से लेकर के जा रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए ना, राइट। तो इसलिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट का पहला काम क्या है? इनवॉइस को परचेज ऑर्डर से टैली करे कि सामान यही मंगाया था जिसका इनवॉइस रेस किया जा रहा है। फिर दूसरा, मंगाया था पर आना भी तो चाहिए, आया कि नहीं ये भी तो चेक करना है। इसीलिए गुड्स रिसीव्ड नोट से भी कंपेयर करेगा जीआरएन। इसमें क्या लिखा होगा? क्या जी ये सामान इस क्वालिटी का इस क्वांटिटी में हमारे पास उस डेट को रिसीव हुआ है। तो गुड्स रिसीव्ड नोट कि भाई जो सामान मंगाया गया था जिसके अगेंस्ट इनवॉइसिंग की जा रही है वो सामान हमारे पास आ भी गया है। और साथ में एक और लास्ट चीज बट इम्पोर्टेंट चीज, गुड्स रिटर्न नोट, क्योंकि परचेज ऑर्डर में तो पूरा सामान होगा ना बच्चे के, इतना सामान मंगाया है, पर सामान उसने भेजा होगा और अगर कुछ वापस कर दिया हो वेयर हाउस कीपर ने तो उसकी पेमेंट थोड़ी जाएगी। तो इसलिए कुछ रिटर्न नोट भी चेक किया जाएगा कि क्या कोई सामान हमने वापस भी किया है, ऐसा तो नहीं हमने सामान वापस कर दिया और उसकी पेमेंट का इनवॉइस सप्लायर ने में रेज कर रखा और हमें पेमेंट करनी है ना, ठीक है, ऐसा नहीं है ना। तो टेक्निकली इन सारे डॉक्यूमेंट से इनवॉइस को क्रॉस चेक करने के बाद ही पेमेंट दी जाएगी, राइट। पहले वो क्रॉस चेक करेगा, मेक्स द, और उसके बाद क्या करेगा? क्रॉस चेक करने के बाद पेमेंट कर देगा कि हाँ जी अब तो मुझे एग्री लग रहा है, सारी चीजें ठीक लग रही हैं, ये लो पैसे हमारी तरफ से, इस इनवॉइस के पैसे, है ना। हो सकता है इमीडिएट पेमेंट का की बात हो सकता है 3-4 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया हो, तो जैसा भी पेमेंट टर्म्स है उसके हिसाब से ही पेमेंट होगी। अप्रूव इनवॉइस तभी होगा जब एग्जैक्टली इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अकाउंट्स डिपार्टमेंट इनवॉइस के साथ मैच कर देगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग एंड पेमेंट टू सप्लायर, और उसके बीच में जो जो भी डॉक्यूमेंट्स इश्यू होते हैं वो हमने अभी डिस्कस किया। तो इनवॉइस वाज द लास्ट डॉक्यूमेंट जो हम इशू हमें करना चाहिए था, जो हमें डिस्कस करना चाहिए था यहाँ डॉक्यूमेंटेशन वाले सेक्शन, राइट। तो पूरी समझ में आ गया है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद हमें मटेरियल्स कंट्रोल के कुछ टूल्स पढ़ने हैं, पर वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, राइट, अभी नहीं पढ़ रहे, ठीक है। अभी तक हमने डॉक्यूमेंटेशन खत्म करी है, होपफुली सभी को समझ में आ गया। और अगर नहीं आया है तो आप ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स पोस्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपनी क्वेरीज, मेल आईडी मैंने आपको दे रखी है, आप मुझे मेल कर सकते हैं, राइट। तो अपने कमेंट्स हम अपनी क्वेरीज आप पूछते रहें, कुछ भी समझ नहीं आया है तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को एंड करने से पहले हम क्या कर रहे हैं? इस वीडियो को एंड करने से पहले हम बच्चे एग्जाम किट के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं,
क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला था, नाउ ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई कि मैं रेलिवेंट टॉपिक के क्वेश्चंस रेलिवेंट टॉपिक के साथ ही ले लूं। तो क्वेश्चंस मैं अभी आपके साथ ले रहा हूं। बाकी जो क्वेश्चन आपको और करने हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वो आप क्वेश्चंस और इन क्वेश्चंस के अलावा एग्जाम किट से ट्राई कर सकते हैं, स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगेन फिर जो कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछ। अभी फिलहाल हम एग्जाम किट के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। और अभी मैं आपके साथ आपकी एग्जाम किट पिक्चर शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पर, तो फुली आपको ये दिखेगी। मैंने स्टॉप शेयरिंग कर दिया, एक एग्जाम किट शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ये आपको स्क्रीन पर, होपफुली सभी के स्क्रीन पर एग्जाम किट शो हो रही है ना, आ गया ना, ठीक है। चलो ऐसे करते हैं। अभी क्या करना है हमें, कौन सा क्वेश्चन करना है, विल स्टार्ट विद राइट क्वेश्चन नंबर 150। अच्छा क्वेश्चन है, ये रहे आपकी स्क्रीन पे, होपफुली आपको दिख रहा है राइट, क्वेश्चन नंबर 150। तो देखो क्या पूछ रहा है, मैंने क्वेश्चन जानबूझ के इसीलिए लिया है कि मैक्सिमम चीजें इस क्वेश्चन में कवर्ड है राइट, तो ताकि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। देखो क्या पूछता है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंप्लीटेड इन ईच सिचुएशन, हर एक सिचुएशन में कौन सा डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। डिटेल्स इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट बाय द स्टोर्स, मतलब वेयर हाउस कीपर को से कुछ सामान चाहिए, या इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट्स बाय स्टोर या वेयर हाउस कीपर को कोई सामान चाहिए। ये टू और बाय में बहुत बच्चों को ध्यान से, है ना, राइट। सो डिटेल्स इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट बाय स्टोर्स, मतलब स्टोर्स को कोई सामान चाहिए और उसकी डिटेल इस डॉक्यूमेंट में लिखी होती है, यानी कि स्टोर डिपार्टमेंट यानी कि वेयर हाउस कीपर कुछ डिपार्ट सामान मंगाना चाहता है, उसकी डिटेल इस डॉक्यूमेंट में है, तो वेयर हाउस कीपर वेयर हाउस किसको भेजेगा ये डिटेल के, भाई मुझे कुछ सामान चाहिए, किसको भेजेगा, अभी बताया था ना, किसको भेजेगा, यस परचेज डिपार्टमेंट को ये डिटेल जाएगी। और ये जाएगी किसके फॉर्मेट में, क्या चीज इशू की जाएगी, गुड्स रिक्विजिशन नोट या परचेज रिक्विजिशन नोट। गुड्स रिक्विजिशन और परचेज रिक्विजिशन दोनों सेम है, तो अगर स्टोर से कोई चीज रिक्वायरमेंट जा रही है तो ये जाएगी आपकी राइट इस नोट के अंदर, जिसको हम गुड्स रिसीव या परचेज रिक्विजिशन बोलते हैं राइट, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री इज रिटर्न टू द स्टोर, इन्वेंट्री स्टोर में वापस आ रही है, वापस आ रही है स्टोर में, किससे आ रही है, प्रोडक्शन से आ रही होगी, वर्कशॉप से आ रही होगी, तो कौन से डॉक्यूमेंट के साथ आएगी, मटीरियल्स रिटर्न नोट, है ना, तो मटीरियल्स रिटर्न नोट के साथ ये वापस है। देन यूज टू चेक व्हाट गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड, क्या चीज डिलीवरी हुई है, ये चेक करने के लिए क्या होता है, क्या देख कौन देखेगा, ये चेक किसमें होगा, इस ये रिपोर्ट किसमें होगी, तो ऑब्वियसली गुड्स रिसीव्ड नोट या डिलीवरी नोट, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक ही बात है, तो डिलीवरी नोट में ये डिटेल होगी कि क्या गुड्स डिलीवर हुआ है। और लास्ट ऑड वन अगर देखें तो अब एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास, मटेरियल लिक्विडेशन, यही आंसर होना चाहिए, बट फिर भी स्टेटमेंट तो पढ़ते हैं, क्या, प्रोडक्शन डिटेलिंग इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम स्टोर, है ना, स्टोर से कोई इन्वेंट्री की जरूरत है, प्रोडक्शन को जरूरत है, तो यस मटेरियल लिक्विडेशन वो रिक्वायरमेंट है। बहुत आसान है ना, कुछ भी ऐसे जैसा नहीं था, बिल्कुल बहुत इजी था क्वेश्चन, ये हमने कर लिया। तो वी हैड डन क्वेश्चन नंबर 150 नाउ, अभी वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 177, एक और क्वेश्चन है, ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे, देन वी विल एंड द वीडियो। अभी क्वेश्चन पर आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 170, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द परचेजेस, इसमें से क्या सही टाइम के हिसाब से क्या सही सीक्वेंस है परचेजेस की, यानी कि परचेज की सही सीक्वेंस, प्रोसेस की सही सीक्वेंस क्या होनी चाहिए।
पहले परचेज ऑर्डर होता है, हाँ चलो ठीक है। इनवॉइस बाद में ही होता है परचेज ऑर्डर के, भी ठीक है। पर गुड्स रिसीव्ड उसके बाद में होता है, नहीं। गुड्स पहले रिसीव होगा तभी तो इनवॉइसिंग की बात होगी, नहीं। मुझे तो नहीं लगता ये वाला ऑप्शन करेक्ट है ना। तो इसीलिए ऑप्शन ए तो मुझे सही नहीं लग रहा। फिर पहले डिलीवरी नोट, फिर गुड्स रिसीव्ड, फिर परचेज ऑर्डर। अच्छा, परचेज ऑर्डर बाद में, नहीं, ये भी सही नहीं। परचेज ऑर्डर तो पहले ही जाना चाहिए, है ना। उसके बाद अच्छा, यहाँ परचेज ऑर्डर पहले है, परचेज ऑर्डर आया, डिलीवरी नोट, फिर गुड्स रिसीव किया हमने, अपने वेयर हाउस में डाल दिया, ठीक है, फिर इनवॉइस रेज हुआ। तो ये थोड़ा प्रोसेस सही लग रहा है कि पहले परचेज ऑर्डर आया, डिलीवरी परचेज ऑर्डर किया, फिर डिलीवरी नोट बनाया, फिर गुड्स को रिसीव किया अपने वेयर हाउस में, और फिर इनवॉइस आ गया। ये थोड़ा प्रोसेस सही लग रहा है। ये भी गलत लग रहा है कि यहाँ पर गुड्स रिसीव के बाद परचेज ऑर्डर है, तो ये भी गलत है। हेंस जो सीक्वेंस हमने पढ़ी है, सीक्वेंस के हिसाब से ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा ऑप्शन सही, राइट। एक लास्ट क्वेश्चन और कर देते हैं, देख रहे हो ना कितने आसान क्वेश्चन आते हैं। तो विल डू ए वन लास्ट क्वेश्चन मोर। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 181 ऑफ योर एग्जाम के। Which two of these are checked against the delivery note in the buying process? बाइंग प्रोसेस में किन दोनों को डिलीवरी नोट के साथ चेक किया जाना चाहिए? अच्छा, बहुत स्मार्टली फ्रेम्ड क्वेश्चन है। इसमें उसने नहीं बताया कौन चेक करेगा, किस स्टेज पे ये चेकिंग हो रही है ना, नहीं बताया। पर उसने बोला है डिलीवरी नोट के साथ साथ और कौन से दो डॉक्यूमेंट एक साथ मिला करके चेक होने चाहिए। सप्लायर का इनवॉइस, परचेज ऑर्डर, परचेज रिक्विजिशन, स्टोर। तो अगर ध्यान से देखोगे ना, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते हुए पता चलता है कि डिलीवरी नोट क्या चीज होती है। डिलीवरी नोट होता है जब सप्लायर से गुड्स डिलीवर हो जाता है हमारे पास, तो हम वो डिलीवरी नोट या मटेरियल्स रिसीव्ड नोट बनाते हैं, गुड्स रिसीव्ड नोट बनाते हैं कि मुझे सामान मिल गया है। और जब सामान मिल जाता है तो उसके बाद पेमेंट की बात होती है, और जब पेमेंट होनी होती है तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को एक साथ चेक करता है ना। तो डिलीवरी नोट के साथ क्या क्या चेक हो सकता है? क्या परचेज लिक्विडेशन चेक करेगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट? मुझे तो नहीं लगता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट परचेज लिक्विडेशन चेक करेगा। परचेज लिक्विडेशन क्या है? परचेज लिक्विडेशन है वो डॉक्यूमेंट जो स्टोर्स ने भेजा वेयर हाउस को, और दिस इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट जो एग्जैक्टली इस बात को कंफर्म करने के लिए जरूरी नहीं है चेक करना कि डिलीवरी में जो है वो सामान कौन सा है ना, राइट। तो टेक्निकली परचेज रिक्वेजेशन तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये तो नहीं हो सकता। सोर्स रिक्वेजेशन भी बिल्कुल नहीं लग रहा, ये भी इंटरनल डॉक्यूमेंट है जो प्रोडक्शन भेजता है वेयर हाउस कीपर को। परचेज रिक्वेजेशन वेयर हाउस कीपर भेजता है आपका, सामान मंगाना है किसको? परचेज डिपार्टमेंट को। और स्टोर डिपार्टमेंट को जो रिक्वेजेशन आती है प्रोडक्शन से, वो स्टोर्स रिक्वेजेशन है। और ये दोनों ही डॉक्यूमेंट इंटरनल डॉक्यूमेंट है। ये इंटरनल डॉक्यूमेंट पेमेंट के टाइम तो चेक नहीं किए जाएंगे। पेमेंट के टाइम तो ये चेक किया जाएगा, इनवॉइस आएगा, इनवॉइस को चेक किया जाएगा परचेज ऑर्डर से कि क्या हमने ये परचेज भी किया था, और डिलीवरी नोट से क्या हमें ये डिलीवर भी हो गया। इन तीनों चीजों को जब आप एक साथ चेक करेंगे तभी आप पेमेंट टू सप्लायर कर सकते हैं। तो इन माय ओपिनियन क्या हो सकता है आंसर? ए और बी वुड बी द करेक्ट आंसर, कि ए और बी को डिलीवरी नोट के टाइम पर के साथ चेक किया जाएगा, पेमेंट के टाइम पर चेक किया जाएगा, ताकि हम पेमेंट उसी गुड्स की करें जो ऑर्डर किया था और जो हमें रिसीव भी हो गया। तो दैट इज व्हाट। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था जो आपने अभी अभी निपटा लिया, बहुत आसान क्वेश्चन था। अभी जो है यहाँ इस वीडियो को खत्म करने का, एंड करने का टाइम आ गया है। तो हम अब इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर। और जो है नेक्स्ट वीडियो में, जैसे मैंने बोला बच्चे, हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि परचेज को कंट्रोल करने के लिए, है ना, इन्वेंट्री के लेवल को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या टूल्स अवेलेबल है। अभी तो हमने देखा कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है। अभी हम आगे जानेंगे कि टूल्स क्या अवेलेबल है
और उन टूल्स में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे ईओक्यू। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली हम ईओक्यू डिस्कस करने वाले हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं करना। ठीक है, ध्यान से। तो हम जो है मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय। और फिर अगेन, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड अपनी क्वेरीज को कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। अभी हम इस वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं, राइट? चलिए।